नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। बेनामी प्रॉपर्टी वालों के पास अब भी मौका है, चेत जाएं। 31 मार्च तक अपनी बेनामी प्रॉपर्टी का ब्यौरा आयकर विभाग को दे दें, वरना सरकार उनकी प्रॉपर्टी ही नहीं जब्त करेगी बल्कि आपको जेल भी जाना होगा। नोटबंदी के बाद अब सरकार ने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक तरफ आयकर विभाग छापे डाल रहा है और दूसरी ओर 5 लाख से ऊपर की रकम बैंक में जमा करने वालों को नोटिस भी भेज रहा है। यानी कि टैक्स चोरी करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। हमारे इस खास शो में चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद काले धन के खिलाफ बेनामी प्रॉपर्टी पर बड़ी चोट। सरकार की मंशा जाहिर कर रही है कि अब इनकम टैक्स चोरी करने वालों की खैर नहीं। It is necessary for the taxpayers to come clean and pay their due taxes on the deposits on which taxes have not been paid. For this, even the PMGKY is available till 31st of March only. This action initially covers only 18 lakh taxpayers whose data we have put on our portal of e-filing. दरअसल मोदी सरकार ने काले धन के खिलाफ जो 2 बड़े फैसले लिए हैं, उनमें बेनामी प्रॉपर्टी पर प्रहार भी शामिल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 42 प्रॉपर्टीज जब्त की हैं। आईटी विभाग ने बेनामी संपत्ति को लेकर 87 नोटिस भी भेजे हैं। दरअसल नोटबंदी पर जनता के बीच जीती सरकार अब अपनी छवि को लेकर भी सचेत है। नोटबंदी में विपक्ष का प्रहार झेल चुकी सरकार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती, लिहाजा बार बार उसकी गुजारिश हो रही है कि ब्लैक मनी रखने वाले चेत जाएं, वरना जेल जाना होगा। Deposits which have been made during the period from 9th November to 31st of December. We have got a large data. We got something around more than 1 crore accounts where the money has been deposited above rupees 2 lakh. They are having a unique PAN of around 70 lakh. इनकम टैक्स विभाग ने अब तक 18 लाख ऐसे लोगों की पहचान की है जिनकी नोटबंदी के बाद इनकम और डिपॉजिट मैच नहीं कर रहे। टैक्स विभाग ऐसे लोगों को ईमेल और एसएमएस भेज रहा है और उनसे 10 दिन में जवाब मांगा गया है। पहले चरण में 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा कराने वालों से सवाल पूछे गए हैं। अगले चरण में 3 लाख से ज्यादा रकम जमा कराने वालों से सवाल पूछे जाएंगे। बड़े डिपॉजिट वाले अकाउंट अगर पैन से जुड़े नहीं होंगे तो उनमें से पैसे नहीं निकाले जा सकेंगे। जांच पड़ताल ऑनलाइन होगी और सीबीडीटी किसी से आमने सामने पूछताछ नहीं करेगा। इसके लिए विभाग ने ऑपरेशन क्लीन मनी स्वच्छ धन अभियान सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ऑपरेशन क्लीन मनी एंड इन हिंदी इट इज कॉल्ड स्वच्छ धन अभियान। स्वच्छ धन अभियान, इट इज जस्ट द नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर which will be used to get answers on all the deposits which are made, and after getting all the preliminary answers from people, then only if the need be we would be taking legal action against those people. नोटबंदी के बाद पीएम मोदी कई बार बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र कर चुके हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पिछले साल 1 नवंबर से लागू हो गया है, जिसके मुताबिक अगर आपने अपनी मां के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको 7 साल की जेल हो सकती है। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के मुताबिक अगर खरीदी गई प्रॉपर्टी के आप जॉइंट होल्डर नहीं हैं, तो आपको बेनामी संपत्ति के मामले में शामिल माना जाएगा। बेनामी ट्रांजैक्शन संशोधन एक्ट के मुताबिक आप सिर्फ अपने पति या पत्नी के नाम या बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। साफ तौर पर ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अब भी इनकम टैक्स विभाग को झांसा देने की कोशिश में हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने 31 मार्च तक मौका दिया है, वरना उनकी खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। मेरे साथ बीएम सिंह है जो कि फॉर्मर चेयरमैन है सीबीडीटी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ राजीव कुमार जो सीनियर इकोनॉमिस्ट है, वो भी हमारे साथ हैं। बीएम सिंह साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरकार ने पहले डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी का कदम उठाया, उसके बाद अब बेनामी प्रॉपर्टी पर सीधा प्रहार यहाँ पर किया है। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार जो ब्लैक मनी के खिलाफ ये एक्शन ले रही है, सीबीडीटी ने ऑपरेशन क्लीन मनी को यहाँ पर लॉन्च किया है, कितना कारगर और सफल होता हुआ आप इसे देख सकते हैं?
मैं पहले भी इसके बारे बात कर चुका हूँ कि ये उतना ही सफल हो सकता है जितना मैन पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो। जैसे ये कह रहे हैं कि 18 लाख ऐसे अकाउंट हैं जिसमें 5 लाख के ऊपर पैसा जमा हुआ है 9 नवंबर के बाद। इसकी जांच करने के लिए अगर ठीक तरह जांच करे, एक ऑफिसर 100 एसएससीज के ज़्यादा नहीं कर सकता एक साल में, और इसके लिए हमको चाहिए होंगे फिर 1,80,000 ऑफिसर्स जो जांच करेंगे, और इतने ऑफिसर्स तो डिपार्टमेंट में तो है नहीं जो जांच करते हैं, जो असेसिंग ऑफिसर है। ये पहली बात। दूसरी बात है कि ये मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं कि इन्होंने कोई अमेंड किया एक्ट कि वेदर ये वैलिड नोटिस भी गिना जाएगा जो आपने वेबसाइट पे डाला है। अगर कई लोगों के पास इंटरनेट नहीं है या इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है, ईमेल भी नहीं है, उनको नोटिस पहुंचेगा भी नहीं, और वो कह सकते हैं हमको आया नहीं, तो हम कैसे एक्सप्लेनेशन दें। सर, सरकार यहाँ पर कह रही है कि ईमेल के साथ साथ एसएमएस भी वो यहाँ पर करेगी, और एक और बात ये कि ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई होगी इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। मैन पावर का सवाल पहले भी यहाँ पर उठा था और सीबीडीटी बार बार कह रहा था कि हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब पूरा प्रोसेस ये ऑनलाइन कर दिया गया है, सो विल इट बी ईजियर इन फ्यूचर? ईजियर ओनली जैसे उनको कम्युनिकेट करने के लिए, पर जब वो एक्सप्लेनेशन देंगे वो तो हार्ड कॉपी में देंगे, नॉट बाय ईमेल। वो अपने जो भी प्रूफ देना चाहते हैं कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ से उन्होंने जमा किया, और उसको फिर आप एक बार और नोटिस देंगे कि जो ये आप जो कह रहे हैं ठीक नहीं है और हम नहीं मानते, फिर उनको हेयरिंग देनी पड़ेगी। तो ये जो असेसिंग ऑफिसर को एक एक्सप्लेनेशन के बाद ये फाइनल नहीं कर सकता। इसको तो 1-2 बार उसको बुलाना पड़ेगा, उसके नोटिस करे, उसका एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा। बाय मियर ईमेल एंड जस्ट पुटिंग इट ऑन गेटिंग द आंसर्स बाय ईमेल, ये सफिशिएंट नहीं होगा डिपार्टमेंट के लिए, अनलेस दे चेंज द लॉ, अनलेस दे मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स के एंड द ओनर्स, इसमें ना इफ द ओनर्स ऑफ प्रूफ इज शिफ्टेड टू द इनकम टैक्स एसेसी जो टैक्स पेयर है कि यू प्रूव इट अदरवाइज यू आर एट फॉल्ट, पर ये आई डोंट थिंक ये ओनर्स शिफ्ट नहीं हुआ। चलिए, राजीव कुमार जी भी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट है। राजीव जी, आप क्या यहाँ पर सोचते हैं, कदम यहाँ पर सरकार ने उठाया है जाहिर तौर पर ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए, बेनामी संपत्ति का जो नया जिस तरह से ये पूरा का पूरा एक तरह से जाल बिछाया है सरकार ने, और साफ है कि यहाँ पर ब्लैक मनी, काला धन सरकार यहाँ पर पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। और बीएम सिंह साहब कह रहे हैं कि मैनुअल इंटरैक्शन जो है यहाँ पर, मैन टू मैन इंटरैक्शन है वो बहुत जरूरी है। आप किस तरह से देखते हैं सर इसे? हाँ, मैं इसको थोड़ी दूसरी तरह से देखता हूँ, और वो ये है कि एक तो ये कि ये जो 18 लाख अकाउंट्स हैं, इसमें सबके साथ सबकी जांच करना या सच में पड़ताल करना कोई अनिवार्य नहीं है, और अनिवार्य है भी तो कई साल के दौरान हो सकता है। हम एक ऐसी प्रणाली बना सकते हैं कि हमें साफ मालूम है कि किस अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा जमा हुआ है, तो हमें एक मैट्रिक्स बना ले कि जिस अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा या 20 लाख रुपए से ज़्यादा हुआ है, उन अकाउंट को हम लोग पहले छांट लें, और वो जो है उनके नंबर इतने ज़्यादा नहीं होंगे, और वो जो है वो उसके लिए जो मैन पावर है वो हो सकता है पर्याप्त हो, या उन अकाउंट को इसी तरह से छांटें कि जितनी हमारी मैन पावर है उसी के अनुसार छांट लें। तो जो बड़ी मछली है और जो बड़े काला धन जिसमें इकट्ठा हुआ है उसको अगर पकड़ें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मेरे ख्याल में पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कदम है बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, वरना जो नोटबंदी का पूरा सबब बिगड़ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आधुनिक जग में हम लोग ईमेल की, स्कैन डॉक्यूमेंट्स की और ऑनलाइन जितनी भी प्रणाली है उसका इस्तेमाल बिल्कुल ठीक रूप से कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि हमारी अदालतें हैं वो भी इसको सबूत मान लेंगी। तो ये कहना कि हमें फेस टू फेस चाहिए या नहीं चाहिए, कम से कम 1-2 कदम तो हम लोग ऑनलाइन ले ही सकते हैं ना। अगर उनको हमने भेजा और उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेज दिए जिसमें लगता है कि सारी हमारे पास एविडेंस है कि ये पैसा मेरा ही है, तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। राजीव जी, तो इस पर लगता है कि मेरा एक सवाल ये भी है कि इसमें धांधलेबाजी भी हो सकती है। इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि आखिर बेनामी संपत्ति के अंडर में यहाँ पर
क्या कुछ आता है, यानी कि क्या कुछ है जो बेनामी है और क्या बेनामी नहीं है, कौन सी संपत्ति आपकी बेनामी नहीं है। तो देखिए, पति या पत्नी के नाम पर जो संपत्ति आपने खरीदी है वो यहां पर बेनामी नहीं है, वो नामी संपत्ति के रूप में आती है। साथ ही साथ बच्चों के नाम पर जो संपत्ति है वो भी यहां पर खरीदी हुई संपत्ति जो है वो नामी संपत्ति के रूप में आती है। और पति या पत्नी या बच्चों के नाम से खरीदी गई संपत्ति में आपका नाम, यानी कि उस इंडिविजुअल जिसने पैसे दिए हैं उसका नाम होना बेहद जरूरी है, तभी वो संपत्ति आपकी जायज मानी लाई जाएगी। अब आपको बता दें कि आपकी कौन सी संपत्ति है जो बेनामी होगी, यानी कि आप अगर किसी और के नाम पर कोई प्लॉट लेते हैं, अपने माता पिता या भाई बहन के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो संपत्ति यहां पर बेनामी मानी जाएगी। फिर चाहे आप जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं, कोई फ्लैट खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, ये सब संपत्ति खरीदने में ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है और इसीलिए सरकार इसे बेनामी यहां पर मान रही है। तो हमने आपको क्लियरली यहां पर बता दिया है कि ये इस तरह से डिवाइड कर रही है सरकार यहां पर नामी और बेनामी संपत्ति को। राजीव जी, आपके पास अब यही जानना चाहूंगी जो मैं आपसे बात कर रही थी कि ऑनलाइन ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन इसमें धांधली के चांसेस भी हैं या ये प्रोसेस और भी लंबा यहाँ पर खिंच सकता है, क्योंकि आप किसी को नोटिस भेज रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन यहाँ पर मान रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम लिमिट भी यहाँ पर सेट की जाएगी ताकि लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जो प्रूफ है, वो यहाँ पर दे सकें। मुझे दो चीज़ का डर है। एक तो ये कि धांधलेबाजी होगी जिससे कि हो सकता है करप्शन बढ़ जाए और वो चीज़ बहुत ही ख़राब होगी। दूसरी चीज़ मुझे डर है ये कि एक टैक्स टेररिज्म ना शुरू हो जाए। मतलब ये कि जो आम व्यक्ति है जिसके पास 2, 2.5, 3 लाख रुपए जिसने जमा किया है अपने अकाउंट में, उसके पीछे लोग पड़ जाएं वगैरह, तो वो बहुत ही मतलब उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी अपनी समझ ये है कि हम लोग इस समय सिर्फ जो बड़े बड़े मतलब गैर कानूनी काम करने वाले हैं, जिन्होंने अपने जाहिर है जिन्होंने कि जैसे कि अपने हजारों एम्प्लॉयज के नाम में जमा कर दिया है, उनके पीछे पड़ें और उनको एक टाइम बाउंड मैनर में अगर हम लोग हैंडल करते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बात होगी और ये करना बहुत ज़रूरी भी है। चलिए, बहुत जरूरी भी है। मेरे साथ आशुतोष खजूरिया भी जुड़ गए हैं जो कि ईडी और सीएफओ है फेडरल बैंक के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि अब सरकार ने एक तरह से 2 हिस्सों में यहाँ पर जांच की जाएगी कि बैंक में 5 लाख से ज्यादा जिसने यहाँ पर कैश डिपॉजिट किया है डीमोनेटाइजेशन के बाद, अगर आपका डिपॉजिट जो है वो आपकी टैक्स प्रोफाइल से मैच नहीं करता है तो सरकार अब आप उसके घेरे में आ सकते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि क्या 5 लाख की और 3 लाख की लिमिट 2 फेजेस में सरकार ये करेगी, क्या इसकी कोई अपर लिमिट और होनी चाहिए थी और आपको लगता है कि ये लिमिट बहुत कम है? देखिए, कोई भी इस तरह के अगर कदम लिए जाते हैं तो वो एक ABC लिस्ट जैसी होती है कि सबसे पहले आप कहाँ जांचना चाहेंगे। अभी मैं एक पूर्व वक्ता को सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि अभी कई बार क्या होता है कि आप खाली चुनिंदा 5-6% चुनकर भी उसका जो इम्पैक्ट है वो 70 से 80% इम्पैक्ट ला सकते हैं अगर सही चयन हो। तो ये एक सैंपलिंग होती है और आजकल तो एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स इतना एडवांस हो गया है कि मेरे ख्याल से CBDT को भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी उसमें नहीं होगी। चुनिंदा कुछ लोगों को, अगर आप सोचें कि नहीं हम सबको करने चलेंगे तो एक बहुत बड़ा काम है, लाखों का जो है वो करेंगे, जांच करेंगे अगर लाखों अकाउंट्स की, तो बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर सैंपलिंग करते हैं तो शुरुआत में ही आपको कई ऐसी सफलताएं मिल सकती हैं जहां पर आपको लगेगा कि ये डिस्प्रपोर्शनेट इनकम जो है वो है और इस हिसाब से उन्होंने जो जमा किया है वो सिर्फ उसको वाइट करने की एक कवायद की है जिसके पीछे सही वजूहात नहीं है, सही वजह कारण नहीं है सही, और वो उनके अपने फाइल्ड रिटर्न से या दूसरे जो उनके आय के स्रोत हैं उससे मेल नहीं खाता है और उसमें दोनों में काफी विसंगति है। तो अगर उसका एनालिटिक्स करते हैं, डेटा अब उनके पास अवेलेबल है, यही तो सबसे बड़ा फायदा है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू अगर ये अमाउंट जमा हुए हैं। सर, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। मेरे साथ फॉर्मर चेयरमैन CBDT BM सिंह जी भी हैं जो कह रहे हैं कि
आपने ये प्रोसेस ऑनलाइन तो कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोगों से जब आप इस तरह से इंफॉर्मेशन मांगते हैं, फिर चाहे बेनामी संपत्ति की हो या फिर अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट किया उसकी डिटेल्स आप मांग रहे हैं, दैट वन टू वन कॉन्वर्जेशन टू एन एक्सटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेर इन यू गेट अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो फ्रॉम दैट इंडिविजुअल सर। मगर ऑनलाइन भी तो हो सकती है ना वो कन्वर्सेशन। देखिए यही मैं कह रहा हूं कि इसमें सैंपलिंग का बहुत महत्व है। अगर आप सैंपलिंग करते हैं प्रॉपरली तो आपको जरूरी नहीं कि हर इंडिविजुअल से आपको संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। जहां आपको संदेह हो, जहां आपको क्लियर कट केस दिखता हो कि यहाँ पर जांच करने की आवश्यकता है, वहां वन ऑन वन जरूरत पड़ने पर साक्षात भी, और अदरवाइज जो है पहले जो प्रिलिमिनरी जांच करनी है उसके लिए तो क्वेश्चन आंसर के लिए ईमेल एक बहुत अच्छा साधन। जी सर, बीएम सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी सिंह साहब। हाँ, एक बात मैंने पहले कहना भूल गया कि आपको मालूम है कि देयर इज नो कोई टैक्स नहीं है एग्रीकल्चर इनकम। अभी बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट जिनकी कहानियां मुझे बताई गई, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति घर पे पड़ी थी, बैंकिंग नहीं जाते थे, जो बिल्कुल रिमोट एरियाज में कर रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में जो अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो जब उनको डीमोनेटाइजेशन हुआ, उन्होंने ये ढेर सारा पैसा लेके बैंक में डाल दिया। अभी इनके पास ना इंटरनेट है, ना इनके पास कोई फैसिलिटी है, और इनको तो बुलाना ही पड़ेगा। और फिर मेरा ख्याल है इनके ऊपर भी थोड़ा सा इंसाफ ठीक नहीं होगा कि कोई मानेगा नहीं कि इतना आपके पास पड़ा था, इतना पैसा पड़ा था। उनके पास कोई कैश क्रॉप्स हैं, कुछ ऐसी चीजें यानी कि हैं। हाँ, उनके पास बहुत सारा पैसा, कैटेगराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन जायज है और किसका जो यहाँ पर बैंक में पैसा जमा हुआ है वो नाजायज है। राजीव कुमार साहब, आप कुछ कहना। जी मैं ब्रेक पर जाऊंगी सर, उससे पहले जल्दी से आप अपनी बात रख दीजिए प्लीज। नहीं, मैं थोड़ा मैं कहना सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बाद में धीरे धीरे रफ्तार ठीक हो सकते हैं। ठीक है सर, सीबीडीटी को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। ठीक है सर बिल्कुल। आशुतोष जी, आप भी अपनी बात रख दीजिए, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा इससे असहमत हूँ। ऐसे लाखों रुपए या करोड़ों रुपए लोग कैश के रूप में घर में नहीं रखते हैं। अगर वो टैक्स फ्री इनकम होती है तो उसको भी वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना उस पे अर्निंग किए हुए कैश को ऐसे ही स्टोर नहीं करता जब तक कि उसको तो बिल्कुल सर, बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ पर सरकार के लिए ये पता लगाना कि कोई जेन्युइन है और कौन यहाँ पर जेन्युइन नहीं है।